हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू किया जाए आज का टेस्ट। और आज होगा टेस्ट नंबर आपका 34, 34वां टेस्ट है। इसके पहले आपका 33 टेस्ट आपका हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको जरूर देखना। एग्जाम में यहाँ पर बहुत सारा सवाल आपको पूछे जाएंगे। यहाँ से आप देखिएगा, तो सभी प्रश्नों को आपको एकदम याद कर लेना है। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों इस नंबर पे। तो जो लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, और इसके अलावा आपको एनसीईआरटी भी 6 to 10 तक आपको एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। और जो टेस्ट हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा इस नंबर पे आपको, ठीक है। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। इसमें आपको कुछ चार्ज लगेगा, उसके बाद सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं? 9 बजे से आपकी टेस्ट होती है, तो 9 बजे से आपको हाजिर हो जाना है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा सभी लोग एक बार, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? जी हाँ, लाल मिट्टी, है ना। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, आपका लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है, क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, उदासीन होती है, कैसी होती है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे कि क्षारीय कब होता है दोस्तों? जब जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो वो तो क्षारीय होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो वो अम्लीय होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 7 हो वो क्या होगा? उदासीन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला का, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? लाल मिट्टी की प्रकृति जो होती है दोस्तों, ये होती है आपका अम्लीय होती है ना। कैसी होती है? अम्लीय होती है, यानी कि इसका पीएच वैल्यू जो है वो क्या होगा? 7 से कम होगा आपका, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अगर आपको पूछे दोस्तों कि भारत में सबसे जो अधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है, तो वो हो जाएगी आपकी जलोढ़ मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में है। पूरा उत्तरी भारत आपका जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ, जैसे बिहार है, यूपी है ना, झारखंड है, दिल्ली है, एमपी वगैरह में भी और भी दूसरा मिट्टी भी है, लेकिन आपका पूरा यूपी है, पूरा बिहार है आपका, है ना। तो ये पूरा जो उत्तर भारत है आपका, जैसे आपका पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, असम वगैरह है, ये सारा जलोढ़ मिट्टी है। और जो तटीय क्षेत्र है वहां भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में है, ठीक है। इसके बाद आपका काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। काली मिट्टी अगर भारत में देखिएगा तो सबसे अधिक आपका काली मिट्टी देखने को मिलेगा आपको महाराष्ट्र राज्य में, है कि नहीं। कब महाराष्ट्र में आपको काली मिट्टी सबसे ज्यादा है, ठीक है, दक्कन वाला क्षेत्र में, ठीक है। गुजरात में भी काली मिट्टी बहुत है, एमपी में भी थोड़ा बहुत काली मिट्टी है, कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत है, ठीक है। काली मिट्टी का आपका लेटेराइट मिट्टी अगर देखिएगा तो पर्वतीय क्षेत्र में आपको लेटेराइट मिट्टी मिलेगा, जैसे कि आपको कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु वगैरह है, उड़ीसा वगैरह है, ठीक है। तो ये सब लेटेराइट मिट्टी है। जहां पर बहुत अधिक बारिश होती है ना, वहां पर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बलुई मिट्टी भारत में कहाँ मिलेगी? तो जो राजस्थान वाला क्षेत्र है ना, तो वहां आपको बलुई मिट्टी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है। पर्वतीय मिट्टी, तो पर्वत वाले क्षेत्र में आपको पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगा, है ना। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा आपका, जो लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो अम्लीय होती है, याद रखना है आपका। दूसरा प्रश्न है कि डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है दोस्तों, है ना। डंकन जो पास है ये किसके बीच है? तमिलनाडु, श्रीलंका, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार, लक्षद्वीप तथा मालाबार तट। तो डंकन पास किसके बीच है? जल्दी से बताना है ना। तो डंकन पास अगर आप देखिएगा तो कहां पर मिलेगा? ये है आपको अंडमान निकोबार, ठीक है। ये है आपका अंडमान निकोबार। मैं थोड़ा सा और इसको नीचे बता दूं, है ना। ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है दोस्तों, ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान जो है दोस्तों, इसके बीच में जो है ना, ये है आपका डंकन पास, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आपको पाक जल संधि यहीं पर है। तमिलनाडु ये है, श्रीलंका आपका ये है, इसके बीच में यहीं पर पाक जल संधि है, ठीक है। वो भी आपको ध्यान रखना है। छोटा अंडमान और कार निकोबार, है ना। तो अंडमान निकोबार के बीच में ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर सवाल कह रहा है कि किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आधुनिक भारत का मंदिर, जी हाँ, आधुनिक भारत का मंदिर जो हमारा नदी घाटी परियोजना है उसको किसने कहा था? काफी बार पूछा गया सवाल है। तो ये किसने कहा है दोस्तों? ये जल्दी से आपको बताना है। आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, जगजीवन राम या मेघा पाटेकर।
तो सबका सवाल बिल्कुल सही है। आधुनिक भारत का जो मंदिर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। और भारत का प्रथम जो बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना थी दोस्तों वो थी आपको दामोदर, है ना, DVC, दामोदर वैली कारपोरेशन। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना ये बहुउद्देशीय परियोजना थी। इसका नाम ही है बहुउद्देशीय, मतलब बहुत सारे उद्देश्य के लिए ये परियोजना बनाई जाती है और ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी। क्योंकि उस समय दोस्तों बिहार नहीं, बंगाल का जो शोक था वो कहा जाता था दामोदर नदी को, है ना। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। और दामोदर नदी में बहुत तीव्र धारा होती थी क्योंकि ये भरंस घाटी से होकर के बहती है, तो इससे काफी जानमाल की क्षति होती थी पश्चिम बंगाल में, इसीलिए बंगाल का शोक कहा जाता था दामोदर नदी को। फिर ये दामोदर नदी पर बहुत सारे बांध बना दिए गए, उसी में से एक पहला जो बांध, भारत का पहला बांध है दामोदर वैली कारपोरेशन, जिसको DVC कहते हैं दोस्तों, है ना। और इसी DVC को भारत का आधुनिक भारत का मंदिर कहे थे कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हो जाएगा A नंबर। DVC का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो आपका 1948 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, 1948 में इसका निर्माण हुआ था। DVC बनाया गया था आपको TVC के तर्ज पर, है ना। TVC जो है एक टेनेसी वैली कारपोरेशन है जो आपका अमेरिका में है, टेनेसी नदी बहती है अमेरिका में, उसी के तर्ज पर आपको भारत में DVC बनाया गया था आपका। ठीक है, तो वो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। 4 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है, देखिए वीडियो को आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग लाइव हैं फटाफट एक बार, है ना, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? बताइए वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जिसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं? ऑप्शन क्या है? केवलादेव, सुल्तानपुर, रोहिला और भगवान महावीर। तो ये सारे पक्षी अभ्यारण्य है ना, राष्ट्रीय उद्यान है। तो किसको दोस्तों पक्षी का स्वर्ग कहते हैं? जल्दी से बताना है। 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर क्या होगा? देखिए पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं केवलादेव घाना नेशनल पार्क को आपका। ठीक है, केवलादेव घाना जो नेशनल पार्क है इसको कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? बताइए त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। त्रिशूल पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए त्रिशूल जो पर्वत शिखर है दोस्तों, तो आपको ये कहाँ मिलेगा, है ना, यानी कि शंकर भगवान का जो हथियार है वो त्रिशूल है। और त्रिशूल जो शंकर भगवान आपको मिलेंगे कहाँ? तो उत्तराखंड में मिलेंगे, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड आपका वो यूपी से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? तो 2000 ईस्वी में यूपी से अलग हुआ था आपका उत्तराखंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? बताइए दोस्तों माही सुगंधा जो है एक फसल की प्रजाति है, वो किसकी प्रजाति है? जौ की है, सरसों की है, गेहूं की है, धान की है? क्या होगा? 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। माही सुगंधा जो है ये किस फसल की प्रजाति है? जौ, सरसों, धान, गेहूं? ये दोस्तों आपका धान की प्रजाति है। ठीक है, माही सुगंधा जो है ये धान की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, बिल्कुल सही। धान आपकी कैसी फसल है दोस्तों? तो धान आपकी खरीफ की फसल है ना, खरीफ की फसल है, बरसात के समय ये बोया जाता है आपका, तो ये हो जाएगा खरीफ की फसल। लेकिन जो सरसों है, गेहूं है, जौ है, तो ये सारे हो जाएंगे आपको रबी फसल। ठीक है, ये सभी कैसी फसल है? रबी फसल, यानी कि जाड़े के दिनों की। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। कह रहा है कि बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही बढ़िया सवाल है। बाजार का नियम कई बार आ चुका है सवाल, है ना। तो बाजार का नियम किसके द्वारा दिया गया था? डी रिकार्डो या फिर जेबिस या फिर एडम स्मिथ या माल्थस? अधिकतर लोग इसमें जो आंसर मारेंगे वो एडम स्मिथ मारेंगे, है ना, क्योंकि अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। तो सभी लोग सोचेंगे कि बाजार का नियम उन्होंने दिया था, बिल्कुल गलत जवाब है, एडम स्मिथ नहीं होगा। 7 का आंसर हो जाएगा जेबी से। ठीक है, जेबी से के द्वारा बाजार का नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल दोस्तों आपका 8 नंबर है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा परियोजना था दोस्तों? पंचवर्षीय परियोजना, है ना, जिसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। देखिए पंचवर्षीय योजना तो अब खत्म हो गया है, लेकिन इससे क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है टोटल जो अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना चला था,
है ना, 1951 से लेकर के 2017 तक, ठीक है। 12 आपका जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 2012 से लेकर के 17 तक का था आपका, ठीक है। 12 से 17 था आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, और इसी में इसको समाप्त कर दिया गया 2015 में ही, और इसके जगह पर आपको नीति आयोग लागू किया गया था। तो भारी उद्योग पर जो जोर दिया गया था वो जोर दिया गया था दोस्तों आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में, है ना। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था आपका 56 से 61, है ना, 56 से 61 जो था आपका 1956 से 61 तक था दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें भारी उद्योग पर जोर दिया गया था, ठीक है। एक तो पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों पहली जो पंचवर्षीय योजना था इसमें कृषि पर जोर दिया गया था, ठीक है। कृषि पर जोर दिया गया था प्रथम में, और दूसरे में आपको भारी उद्योग पर जोर दिया गया था। अगला सवाल है आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर को लागू किया गया था। मूल्य वर्धित कर मतलब VAT, है ना, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का फुल फॉर्म भी पूछता है, वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि मूल्य वर्धित कर जो लागू किया गया था ये सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था ये बताना है। 9 का आंसर क्या होगा, भारत में, रूस में, स्पेन में या फ्रांस में। तो सबसे पहले जो लगाया गया था वैट वो फ्रांस में लगाया गया था दोस्तों, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है जल्दी से बताइएगा, है ना, फ्रांस की राजधानी कहाँ है। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर है कि एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं दोस्तों, बताइए, है ना। एकमात्र सेंचुरी आपको बताना है जहां पर क्या पाया जाता है, कश्मीरी महामृग। जल्दी से ऑप्शन देखिए, इसका जवाब दीजिए। दच्चीग्राम है, गिर है, काजीरंगा है, हेमिस है। कश्मीरी महामृग तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना, कि जो 10 का आंसर हो जाएगा वो गिर तो है गुजरात में, है ना। गिर कहाँ है दोस्तों, ये है गुजरात में, और ये बब्बर शेर के लिए जाना जाता है तो ये तो होगा नहीं। आपका काजीरंगा जो है ये असम में है ना, एक सिंह वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जो दच्चीग्राम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दच्चीग्राम जो है ये जम्मू कश्मीर में है ना। और ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये कश्मीरी महामृग के लिए प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कश्मीरी महामृग आपका हो जाएगा दच्चीग्राम, ठीक है। दच्चीग्राम ये भी पूछेगा कि ये किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। अब तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बन गया है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 11 नंबर। गुड इवनिंग सभी लोगों को, है ना। 9 बजे से आपकी शुरू हो जाती है टेस्ट, 9 बजे आपको बिल्कुल आ जाना है, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, बताइए। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र जो है इसका उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण या उपयुक्त सभी। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र जो होता है इसका उद्देश्य आखिर क्या होता है। तो जो जीवमंडल सुरक्षित, नाम ही है सुरक्षित क्षेत्र, है ना। तो कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास करना ये भी होगा, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास करना ये भी होगा, वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण ये भी होगा। यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों डी नंबर बिल्कुल सही, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। और अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 12 नंबर। प्रश्न है कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। तो बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो किया गया था सबसे पहले किसने किया था, जी रोसेन ने, जोसेफ फॉरियर ने, टांसले ने, जे बैरो ने। किसने किया था दोस्तों बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग। 12 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर हो जाएगा आपका जी रोसेन ने, ठीक है। बायोडायवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था जी रोसेन महोदय के द्वारा, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी रोसेन बायोडायवर्सिटी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है ना। तो सदैव आकर्षित होने वाली बल क्या होगी, चुंबकीय बल, पेशीय बल या विद्युत बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। तो कह रहा है कि हमेशा क्या होगी, तो सदैव आकर्षित होगी। ताकि आकर्षित होने वाला बल क्या होगा दोस्तों, है ना, चुंबकीय नहीं होगा, पेशीय नहीं होगा, विद्युत नहीं होगा, गुरुत्वीय बल हो जाएगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये सदैव आकर्षित बल है, ठीक है, अपनी ओर खींचती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर आपका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर। फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर करते चलिएगा, कमेंट करने से आपको याद हो जाता है, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपका फिर सही हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसलिए कमेंट करिएगा, ठीक है। सभी लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा। अगला प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है दोस्तों, बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है।
ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग या माइक्रोवेव, है ना। कौन जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ये बताना है आपको, क्या होगा। ध्वनि, प्रकाश, रेडियो, माइक्रोवेव। 14 का हो जाएगा आपका ध्वनि तरंग, ठीक है। ध्वनि तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 14 का। और अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 15 नंबर। अब देखिए वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, जो लोग नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। आप सभी के लिए ही डेली टेस्ट होता है ताकि आप सभी का रिवीजन होते रहे। प्रश्न है कि शुष्क क्षेत्र का धनोद किसका बना होता है, ये बताना है दोस्तों। शुष्क क्षेत्र का धनोद यानी कि एनोड जो होता है वो किसका बना होता है ना। शुष्क सेल का क्या होगा, कार्बन का, तांबा का, जस्ता का या लेड प्रोक्साइड का, क्या होगा 15 का दोस्तों। तो ये बना रहता है शुष्क दोस्तों, यहाँ सेल हो जाएगा, क्षेत्र नहीं सेल हो जाएगा, यहाँ कार्बन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर कार्बन, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा 15 का, आपका कार्बन का बना होता है। और नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका 16 नंबर सवाल। 16 नंबर कह रहा है कि हर्ष चरित में यम चेटी का उल्लेख मिलता है और यम चेटी क्या थे, बताइए। यम चेटी होते थे, गुप्तचर होते थे, पुलिस होते थे, या रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री, या रात्रि में पहरा देने वाले पुरुष, है ना। हर्ष चरित में जो यम चेटी था, यम चेटी कौन होते थे दोस्तों, तो यम चेटी जो होते थे वो होते थे रात्रि में पहरा देने वाले स्त्री को कहा जाता था यम चेटी, ठीक है। किसमें, तो हर्ष चरित में, है ना। वान भट्ट की हर्षचरित। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका दिगंबरम, है ना, सॉरी चिदंबरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है, बताइए। चिदंबरम का चोल मंदिर जो है ये किस धार्मिक समूह से संबंधित है, वैदिक से है, अलवार से है, नयनार से है या जैन से है। चिदंबरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है। 17 का क्या होगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा ना ही वैदिक और ना ही अलवार और ना ही जैन, ये हो जाएगा नयनार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि प्रश्न है कि किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, बताइए, है ना। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है। विलयन की सांद्रता या विलयन की श्यानता, विलयन की शुद्धता या विलयन का क्वथनांक, क्या होगा दोस्तों, तो इसको कहते हैं विलयन की सांद्रता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है ना, विलयन की सांद्रता। नेक्स्ट है कि निलंबन कणों का आकार कितना होता है दोस्तों, है ना। किसके बीच में होता है निलंबन कण का आकार, बताइए। 10 के पावर माइनस 2 से लेकर 10 के पावर -4 या फिर 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7, क्या होगा 19 का हो जाएगा। जो निलंबन कण का जो आकार होता है 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 के बीच में, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये साइंस का प्रश्न है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है, ठीक है। तो रटाया भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके हट करके भी कुछ जानकारी आपको होना चाहिए। प्रश्न है कि अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है, बताइए, है ना। जो अम्ल है ये अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करके दोस्तों कौन सा गैस उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या सल्फर। 20 का क्या होगा दोस्तों, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। 20 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। सुमेलित करना है ना। ABCD में नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, या ग्राह्य मॉडल नील्स बोर के द्वारा, या क्वांटम मॉडल इरविन श्रेंडियर के द्वारा, या सभी सुमेलित है, क्या होगा 21 का। देखिए नाभिकीय मॉडल जो ये है अर्नेस्ट रदरफोर्ड दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। ग्रहीय मॉडल जो है दोस्तों नील्स बोर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्वांटम मॉडल जो है दोस्तों इरविन श्रोडियर, ये भी आपका सही है, यानी कि आपका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी यहाँ पर सही है। तो ये तीनों दोस्तों आपको याद रखिएगा, यहाँ से कागो आपको पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। नाभिकीय काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रहीय भी कई बार पूछा गया है, क्वांटम भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा संयोजक बंध होता है, बताइए। क्लोरीन अणुओं के बीच में कैसा सहसंयोजक बंध होता है ये बताना है ना। एकल होता है, द्विव होता है या त्रिक होता है, क्या होता है।
तो क्लोरीन अणुओं के बीच में जो सहसंयोजक बंध जो होता है दोस्तों, वो होता है एकल सहसंयोजक बंध। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23 नंबर की आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? बताइए, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहते हैं? वर्ग 1, 2, 3, 4 क्या होगा दोस्तों, है ना? किस समूह को, है ना, समूह को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं? तो 23 का हो जाएगा वर्ग 2 के समूह को कहा जाता है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर सवाल है कि लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? बताइए, लूनार कास्टिक किसको कहते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड को, या फिर मर्क्यूरिक सल्फाइड को, या फेरस सल्फेट को, या सिल्वर नाइट्रेट को? 24 का हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है दोस्तों लूनार कास्टिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर के निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देखे होंगे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। 4 कक्षीय हृदय किसका होता है दोस्तों? पक्षी का, मानव का, या मगरमच्छ का, या फिर इनमें से सभी का? 25 का क्या होगा? पक्षी का, मानव का, या मगरमच्छ का? 25 का हो जाएगा दोस्तों आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं होगा, है ना? अमाशय अम्ल का निर्मोचन होता है, बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण होता है, छोटी आंत है पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण होता है, या जो यकृत है वो शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नहीं पूछ रहा है भैया, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। 26 का क्या होगा? देखिए, अमाशय जो है ये अम्ल का निर्मोचन होता है, बिल्कुल ठीक है। बड़ी आंत जो है दोस्तों ये जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत जो है पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण होता है, ये ठीक है। यकृत जो है शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि नहीं होगा, है ना? सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे तो यकृत है, लेकिन मिश्रित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26 का डी नंबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 26 का आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर आपका। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर सवाल कह रहा है कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? बताइए दोस्तों, ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह किस में होता है ना? वो कौन सा भाग है? फुफ्फुसीय शिराएं हैं, या फिर बायां आलिंद है, या फिर महाशिरा है, या महाधमनी है? 27 का हो जाएगा आपका महाशिरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? दोस्तों बताइए, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है ना? किससे वाष्पोत्सर्जन होता है? जाइलम के द्वारा, मूल के द्वारा, छाल के द्वारा, या स्टोमेटा के द्वारा? दोस्तों 28 का आंसर हो जाएगा स्टोमेटा, है ना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? बताइए, परागणकारी कौन सा जीव होगा? चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, या सभी? है ना, परागणकारी जीव यहाँ पर बताना है। तो 29 का हो जाएगा चमगादड़ भी, मधुमक्खी भी, और पक्षी भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 29 का। नेक्स्ट सवाल है आपका कि खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच लड़ा गया था? जी हाँ, खानवा का युद्ध दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था? अफगान शासक मेदनी राय, या राणा सांगा, या इब्राहिम लोदी? किसके बीच हुआ था खानवा का युद्ध, है ना? किसके बीच हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध कब हुआ था ये भी बताइएगा, मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, जल्दी से बताना है। तो ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये बाबर था और कौन था? तो वो मेदनी राय था, है ना? बाबर और मेदनी राय के बीच हुआ था आपका। 30 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 30 का आंसर नंबर राणा सांगा होगा दोस्तों, मेदनी राय नहीं। 30 का राणा सांगा होगा, मैंने गलत यहाँ पर हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राणा सांगा के बीच हुआ था आपका, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। और ये कब हुआ था? तो ये 17 मार्च, याद रखिएगा 17 मार्च 1527 को। ठीक है, 17 मार्च 1527 को हुआ था, है ना? बाबर दोस्तों 4 युद्ध हुआ था बाबर के द्वारा, वो आपको पूछा जाता है। एक तो पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, फिर हुआ था खानवा का युद्ध 1527, फिर हुआ चंदेरी का युद्ध 1528, फिर हुआ था घाघरा का युद्ध 1529, है ना? तो ये बाबर के द्वारा 4 युद्ध हमेशा पूछता है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 31 नंबर।
31 नंबर कह रहा है कि दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है दोस्तों? द्वैतवाद जो है ये दक्षिण भारत में कह रहा है किस संत से संबंधित है? बहुत बढ़िया सवाल है। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी या निम्बकाचार्य? क्या होगा 31 का? तो 31 का आंसर हो जाएगा निम्बकाचार्य दोस्तों, इससे संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित कौन था दोस्तों? बताइए, सल्तनत काल में कृषि विभाग पूछ रहा है आपका। दीवाने अर्ज था, है ना? दीवाने अर्ज को कृषि विभाग कहते थे, या दीवाने कोही को, या दीवाने खैरात को, या दीवाने बंगदान को? क्या होगा? तो सल्तनत काल में कृषि विभाग से जो संबंधित था वो हो जाएगा आपका दीवान ए कोही, है ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 32 का, दीवान ए कोही। नेक्स्ट है कि द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? बताइए, द्वितीय जैन संगीति 2 ही हुआ था आपका, है ना? और बौद्ध संगीति आपका 4 हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बौद्ध संगीति 4, एक राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और कुंडलवन में। और जैन संगीति 2 हुआ था। ठीक है, ये बताना है पहला हुआ था कहाँ और दूसरा कहाँ हुआ था। तो ये दूसरा पूछ रहा है। 33 का आपका आंसर हो जाएगा आपका वल्लभी में हुआ था, गुजरात में हुआ था आपका, है ना? द्वितीय, प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में दोस्तों। ठीक है, प्रथम पाटलिपुत्र, दूसरी वल्लभी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 34 नंबर। 34 सवाल है कि प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? बताइए, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था दोस्तों? ये पूछ रहा है। और ये अरबी लेखक था, है ना? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, मोहम्मद गजनवी या चंद्रगुप्त मौर्य? 34 का हो जाएगा मोहम्मद गजनी के समय ये दोस्तों आया था आपका, है ना? महमूद गजनवी के समय आया था दोस्तों आपका। ठीक है, अलबरूनी। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, है ना? तो महमूद गजनवी के साथ आया था अलबरूनी। ऑप्शन नंबर आपका 34 का हो जाएगा सी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है? तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कह रहा है निम्न में से कौन सा है? पंचविश है, गोपथ है, ऐतरेय है या कौशितकी है? क्या होगा 35 का? तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंचविश। ठीक है, पंचविश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? बताइए, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, गांव में आयोजित, है ना? ये ध्यान रखना है, गांव में पूछ रहा है ना? ये जो अधिवेशन हुआ था ये गांव में हुआ था, है ना? तो 36 का आंसर क्या होगा? बेलगाम, नाम सुने हैं ना? 36 का आंसर क्या होगा? गांव में हुआ था दोस्तों। ये बेलगाम वाला तो आपको गांधी जी किए थे, है ना? वो कर्नाटक में हुआ था, वो गांव नहीं है। ठीक है, बेलगाम तो एकमात्र गांधी जी किए थे। यहाँ कह रहा है कि गांव में आयोजित हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कहाँ हुआ था आप बताइएगा कॉमेंट करके। ठीक है, और गांधी जी किए थे आपको बेलगाम अधिवेशन, है ना? ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक में हुआ था। अगला है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बताइए, भारत का पहला समाचार पत्र इंडिया गजट था, बॉम्बे हेराल्ड था, या सोम प्रकाश था, या बंगाल गजट था? क्या होगा? भारत का पहला जो समाचार पत्र था दोस्तों ये था आपका बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बंगाल गजट। अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? बताइए, भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली? तो नागरिक सेवा का जनक हो जाएगा हमारा लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 नंबर। और ये आपको क्या करना है? सूची को मिलाना है। सूची 1 में आपको संस्था दिया गया है और सूची 2 में संस्थापक दिया गया है दोस्तों आपको 39 का। जैसे कि विश्व भारती जो है, विश्व भारती के संस्थापक कौन है? अभिनव भारत तो सबको पता है कि वीडी सावरकर होंगे, है ना? तो बी का एक अब देख लीजिए, बी का एक ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में कोई एक हो सकता है ना? विश्व भारती का कौन था दोस्तों? तो विश्व भारती का था आपका एक, है ना? तो विश्व भारती का हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, है ना? तो 3 हो जाएगा, एक का 3 है और बी का 1 हो जाएगा। वेद समाज का हो जाएगा हमारा पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री और देव समाज हो जाएगा केशव चंद्र सेन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान रखना है, ये सारे संस्थापक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। विश्व भारती कई बार पूछा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, अभिनव भारत वी डी सावरकर, वेद समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर। 40 नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान, एक तरफ है आपका स्रोत, यानी कि ये जो संवैधानिक प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो ब्रिटेन से ही लिया गया संसदीय शासन प्रणाली। नीति निदेशक आयरलैंड से लिया गया, सबको पता है, बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों अमेरिका नहीं रूस से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य अमेरिका नहीं रूस से लिया गया है। और इसको कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन आपका 1976 में इसको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को आपको, ठीक है। और जब जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य था और अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। धन विधेयक के संबंध में पूछ रहा है ना, विशेष प्रक्रिया जो है ये किसमें है, धन विधेयक किसमें है, तो धन विधेयक भाई साहब याद रखना है 109 में आपका, ठीक है। धन विधेयक किसमें है, 109 में है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और 280 में क्या है, वित्त विधेयक है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। 42 नंबर है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है ना। प्रथम अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि भारत क्या है, तो राज्यों का समूह नहीं है ना, भारत राज्यों का क्या है, तो संघ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। समूह बिल्कुल गलत है, फेडरेशन भी नहीं है और कॉन्फेडरेशन भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43 नंबर। 43 कह रहा है प्रश्न कि धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, बताइए। धर्म जो है दोस्तों, धर्म जो है ये धर्म आदि के आधार पर जो है विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, किसके अधीन ये वर्गीकृत किया गया है, तो 43 का हो जाएगा हमारा समता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। समता का अधिकार अनुच्छेद कितने में है, तो 14 में है आपको, ठीक है। समता या समानता का अधिकार इसी को कहते हैं अनुच्छेद 14। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। असत्य कथन यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, है ना, गलत कथन हमसे पूछ रहा है। तो 44 का ऑप्शन नंबर 1 है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी आपका सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल गलत है। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरि थे, ये भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल गलत है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ठीक है, चुनाव आयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है ना, पंचायती राज से संबंधित नहीं है। कौन सी संस्था संबंधित नहीं है दोस्तों, जीवी के राव समिति, PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति या अशोक मेहता समिति। तो पंचायती राज से जो संबंधित समिति नहीं है वो हो जाएगा PVN राय समिति, है ना। बाकी ये तीनों जो है जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, सभी पंचायती राज से संबंधित है, आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। तो भारत के जो अभी राजधानी है नई दिल्ली, तो इसको राष्ट्रीय राजधानी का जो दर्जा दिया गया था दोस्तों, ये 69वां संविधान संशोधन के तहत इसको दिया गया था, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन के तहत इसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बोहरा समिति का संबंध किससे है दोस्तों, बताइए। बोहरा समिति है, इसका संबंध किससे है, पुलिस सुधार, वित्तीय सुधार, राज्यपालों की नियुक्ति या राज्य नेताओं तथा अपराधियों का साठगांठ। क्या होगा बोहरा समिति, तो बोहरा समिति हो जाएगा राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है आपका बोहरा समिति, ठीक है। अगला सवाल है आपका दोस्तों 48 नंबर की एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बताइए। तो
एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, यमुना, लूनी, गोमती क्या होगा, है ना। एक ही राज्य में बहने वाली दोस्तों, ठीक है, तो एक ही राज्य में बहने वाली, एक ही राज्य में बहती है ये भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका लूनी। जी हाँ, लूनी नदी दोस्तों, है ना। ये सिर्फ आपका राजस्थान में बहती है। आपका अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर की, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है, बताइए तो, है ना। विश्व कप जो फुटबॉल है इसके प्रथम विजेता पूछ रहा है ना। तो प्रथम विजेता कौन है, इटली था, अर्जेंटीना था, उरुग्वे था या फिर चेकोस्लोवाकिया था दोस्तों। 49 का हो जाएगा उरुग्वे, है ना। प्रथम जो हुआ था आपका विश्व कप फुटबॉल ये उरुग्वे जीता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है, बताइए तो। कौन सा जो ग्रंथ है वो यवन के भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है। 10 कुमार चरितम, विक्रम देवचरित, गौरगी संहिता या फिर अष्टाध्यायी। 50 का हो जाएगा गौरगी संहिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया 50 सवाल। कुछ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव नहीं वन लाइनर सवाल है, इसको भी आप देख लीजिएगा, है ना। 2 मिनट अभी और क्लास होगी। जैसे कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो ये बाबर है और इसने बादशाह की उपाधि धारण किया था, याद रखना। इसने गाजी की भी उपाधि धारण किया था, है ना, बाबर, ठीक है। मुगल वंश का स्थापना इन्होंने ही किया था। और खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था दोस्तों। तो जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था, तो खानवा के युद्ध में। भारत पर कब कितने बार आक्रमण किया था ये बाबर, तो 5 बार आक्रमण किया था, याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध में इसने तोप खाने का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि तोप खाने का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले दोस्तों, तो ये बाबर ही किया था आपका, और वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था आपका, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का टोटल 3 युद्ध हुआ था, 1526, 1556 और 1761 में हुआ था, ठीक है। पानीपत में 3 युद्ध हुआ था, वो तीनों ध्यान रखना है। अगला है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा दोस्तों बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो बाबरनामा है। किस भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ युद्ध है बाबर के द्वारा जो लड़ा गया था, चारों युद्ध ही मैं आपको दे दिया हूँ। ये चारों युद्ध आप यहाँ से ध्यान रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो प्रथम युद्ध हुआ था 1526, खानवा हुआ था 27 और चंदेरी हुआ था 28 और घाघरा हुआ था 29 में, ठीक है। प्रथम हुआ था बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर विजयी हुआ था। दूसरा हुआ था राणा सांगा बाबर के बीच में, ये इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। तीसरा हुआ था मेदनी और बाबर के बीच में, इसमें भी बाबर विजय, और अफगाना बाबर के इसमें भी बाबर विजय। तो चारों में दोस्तों ये बाबर विजयी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाबर के बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होता है ना, बाबर के बाद उत्तराधिकारी बनता है हुमायूं, ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं। और इसने 1533 में दोस्तों दिनपनाह नगर की स्थापना किया था। पूछा जाता है कि दिनपनाह नगर की स्थापना किसने किया, हुमायूं ने किया 1533 में। और ये ज्योतिष में विश्वास रखता था दोस्तों। जी हाँ, जो आपका हुमायूं था ये ज्योतिष में भी विश्वास रखता था। और 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां क्या हुआ था, तो विजय हुआ था। 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर खां विजय हुआ था। इसके बाद हुआ था कन्नौज का युद्ध। जी हाँ, कन्नौज के युद्ध में हार के पश्चात जो हुमायूं था दोस्तों ये 15 साल के लिए निर्वासित हो गया था, मतलब कि ये नजरबंद हो गया था, ठीक है, 15 साल के लिए कन्नौज का युद्ध में, ठीक है। इसके बाद लेकिन 15 साल फिर ये राजा बनता है आपका, ठीक है। फिर 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके दिल्ली के गद्दी पर ये फिर दोबारा बैठा था आपका, ठीक है। कौन, तो हुमायूं आपका। फिर हुमायूं नामा की रचना कौन किया था, है ना, तो हुमायूं नामा की रचना इसकी बेटी है गुलबदन बेगम, सॉरी बहन है ना, इसकी बहन है, बेटी नहीं बहन है, गुलबदन बेगम, इन्होंने किया था हुमायूं नामा की रचना। और इसने कुछ युद्ध और भी, जैसे देवरा का युद्ध पूछा जाता है और सरहिंद का युद्ध, ये 1531 में हुआ था, 1555 में हुआ था सरहिंद का युद्ध। उसके बाद दोस्तों इसके बाद शेर शाह, है ना, क्योंकि इसके बीच में शेर शाह भी आता है कुछ दिन के लिए। तो शेर शाह जो था वो सूरी को शेर खां की उपाधि दिया गया था, ठीक है। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया गया था। कहा जाता है कि इन्होंने एक वार में ही एक शेर को मार दिया था, इसीलिए इसको शेर खां की उपाधि दिया गया था,
ठीक है, बहार खां लोहानी के द्वारा दोस्तों। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा की शुरुआत किया था और शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था आपका। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि पाटलिपुत्र को फिर से पटना नाम से किसने स्थापित किया था, तो वो शेर शाह ही किया था 1541 में। शेर शाह का मकबरा आपको सासाराम में है, ध्यान रखना है। और इसने किला या कोना नामक मस्जिद की स्थापना किया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वन लाइनर भी आपको करवा दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और तो ये रहा आज का क्लास, आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। फिर हम लोग कल मिलेंगे। तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और जाते जाते एक वीडियो को लाइक भी कर देना है लास्ट में, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने जो भी मित्र होंगे आपके उसको शेयर कर दीजिएगा। डेली टेस्ट होती है रात में 9 बजे से आपको, ठीक है। और इसका PDF आपको अगर लेना है दोस्तों तो इसमें आपको 351 चार्ज है इसमें है, तो आप इसमें पे करके आप ले सकते हैं, ओनली 351। तो ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310, जहां आपको ऑनलाइन पे करना होगा 351 मात्र, है ना। और उसके बाद आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और जो भी पे करेंगे तो स्क्रीनशॉट भेज देंगे ताकि आपको प्रोवाइड कराया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।